नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। और आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में जो टॉपिक चल रहा था अपना, अपन ने जो बुक का रिवीजन कर रखा है उसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। इकोलॉजी का एक टॉपिक है और इकोलॉजी का स्टार्टिंग से अपन डिस्कस कर रहे हैं आज। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी हैं वो डेली वीडियो को ज़रूर देखिए आप लोग, ताकि आप लोगों का जो पीजी वाला पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो सके। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, इकोलॉजी टर्म जो है, सबसे पहले तो इकोलॉजी का जो टर्म है उसका मतलब होता क्या है। देखो, इको का मतलब होता है कि अपने चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, या पर्यावरण कह सकते हो, क्लाइमेट कह सकते हो, उसके साथ में उस एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन दोनों का जो इंटरेक्शन है कि वो किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, किस प्रकार का रेस्पॉन्स शो करते हैं, किस प्रकार से वहाँ पे रहते हैं, इन्वायरमेंट से उनको क्या मिलता है, वो इन्वायरमेंट को क्या देते हैं। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके चारों तरफ जो भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के साथ में वो जो इंटरेक्शन शो करते हैं, उस इंटरेक्शन की स्टडी और उस ऑर्गेनिज्म, उस क्लाइमेट के साथ में इंटरेक्शन की स्टडी को अपन क्या कहते हैं, इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इकोलॉजी एकदम सिंपल सा टर्म है, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन नोन एज इकोलॉजी। इकोलॉजी से रिलेटेड छोटे छोटे टर्म्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि भी कौन से टर्म्स है, इनके फादर कौन है, टर्म किसने दिया था, इससे रिलेटेड कौन से टर्म्स हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं। जो छोटे छोटे टर्म्स जो हैं वो अपन देख लेते हैं। जैसे इकोलॉजी यहाँ पर देखेंगे, इकोलॉजी टर्म है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इको मतलब हाउस होता है और लोगस मतलब स्टडी होती है। किसी भी हाउस की स्टडी करना, उस हाउस में रहने वाले लोग के साथ में उस हाउस की स्टडी, तो यहाँ पर से बना होता है। यहाँ पे देखेंगे इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया था, ये कॉमन सा है, हैकल ने दिया था। तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। तो ये टर्म कई बार पूछा जा सकता है कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो हैकल ने दिया था। और कब दिया था, तो 1834 से लेकर 1990 तक प्रस्तुत किया गया था। फादर ऑफ इकोलॉजी अपन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर E.P. ओडम के नाम से जानते हैं। कई बार अगर आपको अदर कोई नाम मिले तो आपको याद रखना है, इसको पूरा नाम जो है यहाँ पे ये कह सकते हैं यूजीन P. ओडम। तो यहाँ पर E.P. ओडम के नाम से आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। आगे अपन देखेंगे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो रामदेव मिश्रा के नाम से सभी जानते भी होंगे। आर मिश्रा, प्रोफेसर आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा, ठीक है ना। ये इंडियन के फादर हैं, जहाँ मोस्टली मतलब इंडिया के अंदर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इकोलॉजी के ऊपर जो वर्क किया था प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने किया था, इसलिए इंडियन फादर के नाम से भी जानते हैं। इकोलॉजी किसे कहते हैं, तो यहाँ सिंपल सा डेफिनेशन जो अपने डिस्कस की वही है और सभी आपको पता भी होगा। पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान, भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। सीधा सा है, प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है, ये सभी को पता है अपने को। इकोलॉजी के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि ऑर्गेनिज्म या जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं तथा वह पृथ्वी पर जीव की जटिल संरचना का पता लगाते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना का पता लगाते हैं। इसका मतलब वापस घूम फिर के बात वहीं आ रही है, ऑर्गेनिज्म वहाँ कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, उस इन्वायरमेंट के साथ में कैसा इंटरेक्शन शो करते हैं। आगे अपन देखेंगे इकोलॉजी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। वापस वही इन्वायरमेंट के बारे में बात डिस्कस कर रहे हैं। इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं। ये सभी इसकी छोटे छोटे पार्ट्स है। इकोलॉजी तो एक ब्रॉड शब्द है, ठीक है ना। इकोलॉजी के अंदर सबसे स्मॉल जो होता है ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म का सेम ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है उसे स्पीसीज कहते हैं। सेम स्पीसीज की जो जनसंख्या उसे पॉपुलेशन कहते हैं। एक से अधिक पॉपुलेशन यदि एक साथ रहती है तो उसे कम्युनिटी कहते हैं। और यदि कम्युनिटी किसी इन्वायरमेंट में रहती है, उस इन्वायरमेंट की स्टडी यदि आप कम्युनिटी के साथ में करते हो तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे इकोलॉजी या पारिस्थितिकी जर्मनी शब्द है। जर्मन के बायोलॉजिस्ट
हैकल ने अपनी पुस्तक, ये थोड़ी सी हैकल की जो बुक है जिसमें इकोलॉजी का टर्म दिया गया था, तो ये जर्नल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म में किया गया है 1868 के अंदर। तो ये इसका जो नाम है ये ज़रूर थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना। कौन किसकी जो हैकल है इन्होंने कौन से बुक के अंदर इकोलॉजी की डिफाइन किया था या इकोलॉजी टर्म को यूज में लिया था, तो जर्नल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म के अंदर बताया था। एम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो सीधी सी बात है, अपन ये देखना चाहते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के क्लाइमेट के साथ में अडेप्टेशन शो करता है, कहाँ वो नेचुरल तरीके से सर्वाइव करता है। तो ये उसका क्या हो जाएगा, उद्देश्य। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, तो चलो आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे अपन देखेंगे, देखो उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ कैसे अडेप्ट रह सकता है, उसके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो सभी चीज़ें अपन इकोलॉजी की ब्रांच से अपन समझ सकते हैं। जीवधारियों या उनके वातावरण के घटकों की पारिस्थितिकी निर्भरता का एनालिसिस करना कि किस चीज़ पे निर्भर रहते हैं, कौन से क्लाइमेट इनको आवश्यक है, किस कंडीशन में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ शो करते हैं, कौन इसके फेवरेबल है, कौन अनफेवरेबल है, ये सभी चीज़ें अपन देखते हैं। नेचुरल इकोलॉजी को विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या किसी एक स्पीसीज का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। ऑटो इकोलॉजी जो टर्म है, यहाँ पर अपन देखें ऑटो इकोलॉजी की डेफिनेशन कई बार पूछी गई है, ठीक है ना। सेकंड अपन देखेंगे सिन का नाम से भी है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक से अधिक ऑर्गेनिज्म की, एक से अधिक स्पीसीज की अगर आप एक साथ स्टडी करते हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, सिन इकोलॉजी कहते हैं। जब ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सिन इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में सभी जीव आ जाते हैं, सभी प्रकार के प्लांट्स आ जाते हैं, तो उसे सिन इकोलॉजी कहते हैं। आपके सिलेबस में सिस्टम दिया हुआ है इको सिस्टम। देखो इको सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया है कि टर्म छोटे छोटे हैं। स्टार्टिंग अपन देखेंगे तो सिंगल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं और इकोसिस्टम तक जाते हैं। इकोसिस्टम से भी आगे जाएंगे तो बायोम्स में जाएंगे। यहाँ पे इकोसिस्टम का मतलब होता है कि इसमें दो चीज़ों की स्टडी की जाती है। इकोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंदर किसी इन्वायरमेंट या इकोलॉजी के ऑर्गेनिज्म और या फिर ये कह सकते हैं अपन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। मतलब कंबाइन कि ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन कैसे करते हैं। तो उन दोनों की स्टडीज़ में दो प्रकार के फैक्टर हो गए, एक बायोटिक हो गए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और एक एबायोटिक हो गए जितने भी क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं वो सभी आ जाएंगे एबायोटिक फैक्टर। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इकोसिस्टम एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ प्लांट, एनिमल्स व अन्य जीव सराउंडिंग वेदर, क्लाइमेट, लैंडस्केप आदि पारस्परिक संबंध बनाकर रहते हैं। क्लाइमेट के साथ में बनाएगा। इकोसिस्टम जो शब्द है वो किसने दिया था, ये कई बार एग्जाम आ चुका है, एग्जाम के अंदर टेंसले ने दिया था, सर ऑथर जी टेंसले ने 1935 के अंदर दिया था। यहाँ पर अपन देखेंगे फादर ऑफ इकोसिस्टम, तो यहाँ पर आ जाएगा वापस से ओडम, E.P. ओडम, ठीक है ना। यहाँ पर मदर ऑफ इकोलॉजी, ये टर्म हो सकता है कभी पूछा जाए, तो यहाँ पर अपन कहेंगे यहाँ पर चाइकेगो, है ना, चाइकेगो कह सकते हैं अपन। 1973 के अंदर इन्होंने डिसाइड मतलब किया होगा, अनाउंस किया होगा कि मदर के रूप में इनको इकोलॉजी के मदर के रूप में माना जाए, या फिर उन्होंने वर्क किया होगा, अच्छा भला, ठीक है ना। आपको इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना, अपने को सिर्फ ये जाना है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और क्वेश्चंस इसी टाइप से आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई डिटेल में वहाँ नहीं पूछने वाला, रिटर्न एग्जाम है, इसलिए आपको इंटरव्यू वाली भी टेंशन नहीं है, इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना, अपने को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे देखेंगे इको ऑर्गेनिज्म तथा उसके इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन से बना होता है, ठीक है ना। इको के प्रकार यहाँ पर टेरेस्ट्रियल इको हो सकते हैं, इकोसिस्टम, ई का मतलब इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो सकता है, टेरेस्ट्रियल मतलब पृथ्वी के ऊपर हो सकता है, पानी के अंदर हो सकता है, तो वो इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अपन देखेंगे, ये इकोसिस्टम लैंड या ज़मीन पर पाए जाते हैं,
जो सभी प्रकार के जियोलॉजिकल जोन में पाए जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, टुंड्रा इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकते हैं, ये सभी हैं। जैसे टुंड्रा के अंदर देखेंगे तो ट्रीलेस रीजन होता है, कोल्ड एरिया होता है, प्रेजेंट ऑन आर्कटिक एंड टॉप ऑफ माउंटेन्स, जहाँ पर हाई आइस पाई जाती हो, अधिक ऊंचाई पाई जाती हो, ठंडा एरिया हो, कोल्ड एरिया हो। और ग्रासलैंड, यहाँ पे अपन देखेंगे टेम्परेट ग्रास प्रेजेंट इन नॉर्थ अमेरिका एंड ईस्टर्न यूरोप। सवाना ग्रास कैसा है, ग्रासलैंड का एक एग्जाम्पल है। एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इको, वाटर में पाए जाने वाले इकोसिस्टम क्या कहते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। इकोसिस्टम दो प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पेज थोड़ा सा भी देखो मिस हुआ है, थोड़ा सा पीछे का पेज हुआ है, तो फिर भी दिख रहा है, अगर आप कोशिश करोगे तो दिख रहा है। नहीं भी बुक में दिख रहा हो तो मैं अभी जो बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको इसमें अपडेट कर लेना है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है और यहाँ पर मेराइन इकोसिस्टम है। फ्रेश वाटर और साल्टी वाटर अपन कह सकते हैं मेराइन वाटर को, साल्ट वाटर जिसमें लवणीय अधिक पाया जाता हो, साल्ट अधिक पाया जाता हो। तो यहाँ पर स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, जैसे लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम तथा वेटलैंड में पाए जाने वाले इकोसिस्टम होते हैं। ये लवणीय जल में पाए जाने वाले इकोसिस्टम होते हैं, जैसे सी, ओशियन आदि में पाए जाते हैं। इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी फ्रेश वाटर से कहीं अधिक होती है। अगर कभी पूछा जाए बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा फ्रेश वाटर की होती है या मेराइन वाटर की होती है, तो आपको याद रखना मेराइन वाटर की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं अधिक होती है। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे तो दो प्रकार के फैक्टर की अपन स्टडी करेंगे, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे इकोसिस्टम की संरचना में मुख्य रूप से दो प्रकार के कंपोनेंट या घटक पाए जाते हैं। ये वातावरण में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करते हैं। इसमें क्लाइमेट कंडीशन को भी शामिल किया जाता है। इकोसिस्टम के मुख्य कंपोनेंट जो है बायोटिक और एबायोटिक है। तो यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट और एक सेकंड आ जाएगा एबायोटिक कंपोनेंट। इसमें निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। प्रोड्यूसर, देखो बायोटिक फैक्टर जो होते हैं इसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब आप कैरेक्टर वाइज डिवाइड करते हो यहाँ पर, तो अपन देख सकते हैं कैरेक्टर वाइज डिवाइड कैसे कर सकते हो कि उनका फंक्शन क्या है। ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिसका सिमिलर फंक्शन हो उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जैसे अलग अलग कैटेगरी देखेंगे अपन, तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद का भोजन बना पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। सेकंड ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक को खाते हैं, उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। उनको खाने वाले को सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। इस प्रकार से वो आगे की तरफ चलता जाता है ना। ऑमनीवेरस का मतलब सभी को खाने वाला, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया जो प्रोड्यूसर को खाने वाले हैं, और डीकम्पोजर जो सबको डिग्रेड करने वाले हैं। ये स्वयं भोजन बनाते हैं। इनके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये टर्म बेसिक होते हैं, जो सभी को आपको पता भी होता है। जो फर्स्ट ग्रेड में आए हैं कैंडिडेट उनको ये छोटे छोटे टर्म्स से पहले से पता होते हैं। कंज्यूमर तीन प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं, और टर्सरी सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी। बायोटिक कंपोनेंट सभी इकोसिस्टम की लाइफ होते हैं, है ना। इकोसिस्टम का मेन जो कंपोनेंट होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है तो वहाँ पर वो कोई भी इकोसिस्टम नहीं होता है, क्योंकि दोनों फैक्टर जरूरी है, बायोटिक और एबायोटिक। न्यूट्रिशन के आधार पर बायोटिक कंपोनेंट को निम्न कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है कि बायोटिक फैक्टर जो कंपोनेंट है वो कैसे होते हैं। तो अपन जानते हैं स्वयं भोजन बना सकते हैं या किसी दूसरे पर डिपेंड रह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक आएगा पहला, तो भोजन के आधार पर तो ऐसे जीव या पादप जो स्वयं का भोजन का निर्माण कर सकते हैं, जैसे एल्गी और प्लांट्स जिनमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हो या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हो, वो सभी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। चाहे वो बैक्टीरिया हो और चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एल्गी हो या प्लांट के कोई भी मेंबर हो, ठीक है। जैसे साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक है क्योंकि उनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक्स, यहाँ पे ये भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक्स के तो बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सभी किस में आएंगे, हेट्रोट्रॉपिक्स में आएंगे। सेप्रोफाइट्स मर्तोपजीवी हो सकते हैं। मर्तोपजीवी मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड लीव्स हैं, प्लांट पार्ट्स हैं, उनके ऊपर जैसे फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, ये भी होते हैं।
और हेटरोट्रॉपिक में तो कई जीव होते हैं ना। तो यहाँ पर डीकम्पोजर होते हैं। डीकम्पोजर में कई बार पूछा जाता है कि डीकम्पोजर के रूप में कौन से ऑर्गेनिज्म मुख्य रूप से भूमिका अदा करते हैं। तो उनके रूप में आप सेप्रोफाइट्स कह सकते हो, डीकम्पोजर कह सकते हो। एक ये कह सकते हो कि जो भी ऑर्गेनिज्म बायोटिक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डेड मटेरियल है, उनको वापस से इन्वायरमेंट में रिसाइकलिंग करने के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल। ये क्वेश्चन शायद आया भी था इकोलॉजी के अंदर कि रिसाइकलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी में, तो आप कहोगे फंजाई और बैक्टीरिया, दोनों ही कैसे रिसाइकलिंग के हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ये जीव मृत या डेड ऑर्गेनिज्म को सड़ा गलाकर भोजन या न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और न्यूट्रिएंट, और ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है और इनऑर्गेनिक जो आयंस हैं उनको वापस लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट के थ्रू वापस से साइकिल में चला जाता है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, ये आवश्यक इकोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट, लाइफ सिस्टम को सपोर्ट तथा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ये बायोटिक व एबायोटिक घटक के बीच न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। न्यूट्रिएंट साइकिल बताई दिया, न्यूट्रिएंट साइकिल चलाएगा ये एक कंपोनेंट एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल से तीसरे ट्रॉपिक लेवल में जाता है, जैसे प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर से डीकम्पोजर से वापस ऑटोट्रॉपिक मतलब प्रोड्यूसर के पास आ जाएगा। इकोसिस्टम के विभिन्न ट्रॉपिक लेवल के यहाँ पर अपन देखेंगे इकोसिस्टम के विभिन्न ट्रॉपिक लेवल के बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट को सिंथेसिस कर एनर्जी एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। तो एबायोटिक जो है वो कंपोनेंट हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट को बनाए रखने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सीधी सी बात है, एबायोटिक में जितने भी मिनरल्स हैं कंपोनेंट्स वो सभी इसी में आ जाएंगे एबायोटिक के अंदर। तो सेकेंड कंपोनेंट जो है वो कौन सा आ जाएगा, बायोटिक, ठीक है ना। एबायोटिक के नाम से जितने भी है, टेम्परेचर है, मिनरल्स आयंस हैं, साल्ट है, वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, सभी चीज़ें किस में आ जाएगी, एबायोटिक में आ जाएगी। सॉइल है, लैंडस्केप है, हिल्स है, सभी चीज़ें। तो नॉन लिविंग फिजिकल तथा केमिकल फैक्टर को इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जो जैसे टेम्परेचर है, सनलाइट है, वाटर है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, मेराइन इकोसिस्टम है, एबायोटिक फैक्टर। मेराइन जो इकोसिस्टम इसमें जो है एबायोटिक फैक्टर के रूप में क्या होता है, सैलिनिटी, ओशियन करंट होते हैं, और वाइंड, सॉइल, ये सभी एटमॉस्फेयर, ये सभी कैसे हैं, एबायोटिक फैक्टर के एग्जांपल हैं। प्रेसिपिटेशन है, मिनरल्स है, सॉइल्स है, ह्यूमिडिटी है, एसिडिटी है, सभी एबायोटिक फैक्टर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बायोटिक और जो फैक्टर हैं बायोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्रभावित करते हैं। जैसे क्लाइमेट फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, एटमॉस्फेयर फैक्टर, ये मुख्य एबायोटिक इन्वायरमेंट फैक्टर हैं। अभी इनमें से मुख्य जो एग्जांपल है वो कौन से फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला अगर अपन देखेंगे तो क्लाइमेट फैक्टर, ठीक है, जलवायु कारक। जलवायु किसी स्थान के पर्यावरण की दशा को व्यक्त करते हैं कि वहाँ पर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है, प्रेसिपिटेशन कैसा है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट देखो वैसे एक लंबा टर्म है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला जो टाइम पीरियड होता है, वहाँ का कंडीशंस होती है, उसे क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। एक आता है वेदर। वेदर का मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र कैसी है, वहाँ का इकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, इन्वायरमेंट की प्रेसिपिटेशन क्लाइमेट कैसा है, उसे कहते हैं वेदर के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखें जलवायु किसी स्थान वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह मौसम के काफ़ी करीब है, मौसम के अकॉर्डिंग काफ़ी करीब है, लेकिन फिर भी जलवायु व मौसम में अंतर होता है। जलवायु किसी बड़े जियोग्राफिकल भूखंड के लिए, कालखंड के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, मैंने कहा ना लॉन्ग टाइम पीरियड, 6 महीने के लिए ऋतु आती है जैसे, तो 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो वो तो होता है क्लाइमेट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जबकि मौसम मतलब वेदर छोटे से टाइम पीरियड के लिए कि यहाँ का वेदर कैसा है। जैसे वेदर अपन मोबाइल में डेली सर्च करते हैं, कैसा आता है कि आज बरसात होने वाली है, सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा, आज टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा, वो वेदर है डेली का। तो कालखंड जो इसका शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, उसके लिए स्थान, छोटे स्थान को प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे अपन देखेंगे अर्थात क्लाइमेट किसी विशेष क्षेत्र में मौसम का दीर्घकाल पैटर्न है, मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए
भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्लाइमेट विभिन्न फैक्टर को शामिल किया जाता है, जैसे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, रिलीफ, करंट, विंड और समुद्र से दूरी। क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, वहाँ की प्रेसिपिटेशन, वहाँ की वाइंड हो सकती है, विंड हो सकती है, ओशन करंट हो सकता है, सोलर रेडिएशन हो सकता है, टोपोग्राफी हो सकता है, लैटिट्यूड हो सकता है, एलिवेशन हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या जाएगा इसका लाइट। तो ये जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, ये अलग अलग इसके फैक्टर दिए हुए हैं। लाइट है और लाइट के आगे फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये सभी कैरेक्टर देखो मैंने लिखे हैं इसमें कि लाइट कैसे कैसे प्रभावित करते हैं। छाया में रहने वाले प्लांट्स कौन से हैं, जैसे हेलियोफाइट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जिनको ग्रोथ करने के लिए अधिक सनलाइट की आवश्यकता होती है, हेलियोफाइट है। सियोफाइट जो होता है ये छायादार होते हैं, इन्हें सन लविंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही, ठीक है ना। ये अधिक धूप में उगते हैं, ये छाँव वाले स्थानों को पसंद करते हैं, तो इन्हें सनलाइटिंग लवर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो मूलिन है, थाइम है, वाइट क्लोवर है और रोज है। ये सभी कैसे हाई टेम्परेचर में रहने वाले हैं। सनफ्लावर है, जबकि सियोफाइट्स अपन कह सकते हैं जो छाया प्रिय होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनको ग्रोथ करने के लिए लो सनलाइट इंटेंसिटी की आवश्यकता पड़ती है, इन्हें छाया प्रिय पादप के नाम से जानते हैं। सैड लविंग प्लांट्स जैसे मनी प्लांट है, फायर है, ईगल है और निक्टेंथस है, इन्हें कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों के एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रख लेना, आप लोग फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है। फिर टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपको पता ही है, टेम्परेचर के बारे में ज़्यादा इतना कुछ डिस्कस नहीं करना। ये एलन रूल जो है ये ज़रूर आप लोग याद रखना, टेम्परेचर से रिलेटेड है। एलन रूल है और जॉर्डन रूल है ना, जॉर्डन रूल। तो एलन रूल, इस नियम को जरूर समझ लो। इस नियम के अनुसार अर्थ के पोलर रीजन जो भी हैं, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो यहाँ सनलाइट जो है वो मिड में पड़ती है और मिड से दूर जाते जाते सनलाइट कम हो जाती है। तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाते हैं, जहाँ सनलाइट बहुत कम पहुँचती है, मोस्टली आइस जमी रहती है, इस वाले स्थान की बात कर रहे हैं अपन, ये इस वाले स्थान की, पोलर रीजन की। तो अर्थ के पोलर वाले रीजन के लिए वेरी लो टेम्परेचर रहने के कारण ऑर्गेनिज्म या एनिमल बाह्य ऑर्गन छोटे होते हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, बाह्य ऑर्गन छोटे होने के कारण से है कि भाई जितने ज़्यादा बड़े ऑर्गन होंगे उतना सरफेस एरिया बॉडी का बढ़ेगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब हम क्या चाहते हैं कि पहले से वहाँ पर हीट नहीं है, हम हीट को कंजर्व करना चाहते हैं। तो हीट को कंजर्व करने का मतलब है कि अपनी बॉडी के जो ऐसे पार्ट है जो यूज़ नहीं आते हैं, उन पार्ट की साइज छोटी कर दी जाए, तो ओवरऑल उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस एरिया यदि कम होगा तो सीधी सी बात है कि उसकी जो हीट निकल रही है बाहर, वेस्ट जा रही है, वो नहीं होगी। तो इन्होंने बताया है एलन रूल के अकॉर्डिंग कि वह ऑर्गेनिज्म जो खास तौर से पोलर या ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनके नाक, कान, अंगुलियां, पैर, वो सभी चीज़ें क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ताकि उनके सरफेस एरिया कम रहे और हीट का लॉस को वो बचा सके, एनर्जी को वो सेव करना चाहते हैं। ये इन्होंने बताया है एलन रूल ने। बाह्य ऑर्गन छोटे होते हैं जिसके कारण से बॉडी का सरफेस एरिया कम हो जाता है, बॉडी हीट को बचाए रखते हैं। जैसे ईयर है, नोज है आदि हीट लॉस को कम करते हैं। बाह्य कानों, कर्ण, पर ये आदि पादपों का छोटा होना, ये सभी वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई। ये है एक सेकंड पॉइंट है जॉर्डन रूल, ठीक है ना। यह रूल पिगमेंटेशन के बारे में बताता है। इसके अनुसार गर्म वाटर और मॉइस्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म फिश में अधिक पिगमेंट बनता है। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वहाँ जहाँ अधिक टेम्परेचर में रहेगा वहाँ पर जो है पिगमेंट का निर्माण, जैसे मेलानिन पिगमेंट है वो ज़्यादा बनेगा। जहाँ लाइट कम रहेगी, टेम्परेचर कम रहेगा, वहाँ पर मेलानिन पिगमेंट कम बनेगा। जबकि ठंडा व सूखा एरिया रहने से एनिमल का पिगमेंट जो होता है वो कम बनता है। टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करते हैं। जहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा, है ना। एक्टोथर्मल और एंडोथर्मल। एक्टोथर्मल का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा ले। जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, इसके चारों तरफ इन्वायरमेंट में इस ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर कितना है, 37 है। यहाँ कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी 10 कर लेगा। मतलब चारों तरफ जितना इन्वायरमेंट में टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर को बना लेना, उसे तो क्या कहते हैं, एक्टोथर्मल। एक होता है एंडोथर्मल। एंडोथर्मल का मतलब होता है कि बाहर का सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसा भी हो, लेकिन वह ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको वो क्या करता है, मेंटेन करता है,
37 डिग्री सेल्सियस। जैसे अपना है, अपनी बॉडी का, अपन चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अपनी बॉडी का जो सेंट्रल टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो अपन कैसे हैं, एंडोथर्मल होते हैं, और जो फिशिस वगैरह होते हैं, एम्फीबियंस वगैरह होते हैं, वो मोस्टली कैसे होते हैं, एक्टोथर्मल होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे अधिक टेम्परेचर प्रकार के डायस्टर स्टॉर्म्स हीट वेव फ्लड के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये इतना कुछ खास नहीं। मेगा थर्मल है, क्लाइमेट थर्मल है, ये सभी आप पढ़ लेना भाई, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो कम टेम्परेचर में रहने वाले, अधिक टेम्परेचर में रहने वाले, है ना। ये इसका डिस्क्रिप्शन बताया थोड़ा सा लीफ माने अर्थ का, कि अर्थ में कैसे कैसे टेम्परेचर होता है। यहाँ पे अर्थ में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे अर्थ का डायग्राम है। यहाँ पे सन की लाइट जो पड़ेगी वो इस प्रकार से बीच में इस रेखा पे पड़ेगी, जिसे इक्वेटोरियल लाइन के नाम से जानते हैं। इक्वेटोरियल से दोनों पोल की ओर जाएंगे तो सनलाइट धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, इधर की तरफ जाएंगे। तो ये जो लाइन है इसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल कैंसर कहते हैं। ये भी ट्रॉपिकल कैंसर कहते हैं, ठीक है ना। और इससे और जाएंगे तो ये अंटार्कटिक सर्किल होता है, और इससे ऊपर वाला जो रीजन होता है इसे अपन क्या कहते हैं, पोलार रीजन कहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, हालांकि पूछी भी नहीं जाती, फिर भी आप इसको पढ़ लेना थोड़ा, अगर समझ में आता है तो आप लोगों को। प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये तो हाँ, ये जो एडेफिक फैक्टर है ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं आपको कल वापस से डिस्कस करेंगे अपन एडेफिक फैक्टर होता क्या है, तो इसके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए तो अपना इकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन था बेस वो कंप्लीट हुआ, और इकोसिस्टम का भी कुछ पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। तो आप लोग सभी वीडियो पे रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए। और आगे अपन जल्दी ही, मैं स्मार्ट बोर्ड है उसका मैंने ऑर्डर किया है, जल्दी ही स्मार्ट बोर्ड आने वाला है, उसके बाद में आपके MCQ जो है वो मैं स्टार्ट करवा दूँगा, ठीक है। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।